हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे ससुराल में सास, ससुर, जेठ और जेठानी रहती थी। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे पति अजय जी बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते हैं। तनख्वाह कम होने की वजह से वे साल में एक बार ही आ पाते हैं। हमारे घर में 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रिया है जो 10 साल की है और छोटी बेटी का नाम सोनल है जो 7 साल की है। जेठ जी की शादी 10 साल पहले हुई थी और उनके 2 बेटे हैं। जेठानी जी बहुत अच्छी हैं और हम दोनों अक्सर मिलकर घर का काम करती हैं। लेकिन हमारे परिवार में एक बड़ी समस्या थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन थी जो ससुर जी के पिता ने छोड़ी थी। ससुर जी ने कुछ साल पहले घर की मरम्मत के लिए गांव के साहूकार से पैसे उधार लिए थे। ब्याज बहुत ज़्यादा था और अब साहूकार बार बार आकर पैसे मांग रहा था। ससुर जी परेशान रहते थे और अक्सर कहते कि इस ज़मीन को बेचकर कर्ज चुकता कर दूं तो अच्छा रहेगा। सास जी भी यही कहती कि ज़मीन बेच दो वरना पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं चुपचाप सुनती रहती। मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता कि ज़मीन बेचना कोई हल नहीं है। मैंने गांव की कुछ औरतों से सुना था कि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है। छोटे किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिल सकता है और बीज खाद के लिए मदद भी। लेकिन मैं कहती कैसे? सास जी मुझे हमेशा कहती कि तू पढ़ी लिखी है इसलिए अपनी अक्ल ज़्यादा दिखाती है। हमारे बाप दादा की ज़मीन पर हाथ मत डाल। जेठ जी भी ससुर जी की बात मानते और कहते कि माँ पिता की आज्ञा सबसे ऊपर है। जेठानी जी मुझे चुपके से समझाती कि भाभी तुम ठीक सोच रही हो, लेकिन घर में शांति बनाए रखो। मैं रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती कि मेरी बेटियों का भविष्य क्या होगा। अगर ज़मीन बिक गई तो पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा। रिया बहुत तेज़ है, वह स्कूल में हर साल प्रथम आती है। सोनल भी अच्छी पढ़ती है, लेकिन सास जी कहती कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा, जल्दी उनकी शादी कर दो तो घर का बोझ कम होगा। मैं उनके पैर पकड़कर कहती, माँ जी ऐसा मत कहिए, बेटियाँ भी तो हमारे घर की लक्ष्मी हैं, उन्हें पढ़ाकर हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सास जी गुस्से में कमरे में चली जाती। अजय जी जब फ़ोन पर बात करते तो मैं उन्हें सब बताती। वे कहते, प्रीति माँ पिता की बात मान लो, हम गरीब हैं, ज़मीन बेचकर कर्ज चुकता करो, बेटियों की शादी का इंतज़ाम बाद में देखेंगे। मैं फ़ोन रखकर रोने लगती। जेठानी जी मुझे गले लगाकर कहती, भाभी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में डर था कि अगर ज़मीन बिक गई तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। एक दिन साहूकार फिर आया। वह ससुर जी से ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि या तो पैसे दो या ज़मीन के कागजात साइन कर दो। ससुर जी कांपते हाथों से कागजात लेने लगे। मैं वहाँ खड़ी थी, मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने साहूकार से कहा, अंकल जी थोड़ा रुकिए, हम कोई रास्ता निकालते हैं। साहूकार हंसकर बोला, अरे बहू तू क्या करेगी, औरतों का काम रसोई तक सीमित है। ससुर जी ने मुझे डांट कर कहा, चुप रह, तू बीच में मत बोल। मैं चुप हो गई लेकिन आंसू नहीं रोक पाई। उस रात मैं जेठानी जी से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, भाभी तुम अगर कोई योजना बता सको तो अच्छा है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ब्लॉक ऑफिस में जाकर पूछा था। छोटे किसानों के लिए एक योजना है जिसमें 10,000 रुपये तक बिना गारंटी के कर्ज मिल सकता है। अगर हम आवेदन करें तो कर्ज लेकर साहूकार को पैसे लौटा सकते हैं और ज़मीन बच सकती है। जेठानी जी खुश हुई लेकिन बोली, माँ जी मानेंगी नहीं। अगली सुबह मैंने सास जी से कहा, माँ जी एक बार ब्लॉक ऑफिस चलिए, शायद कोई मदद मिल जाए। सास जी चिल्ला पड़ी, तू हमें बेवकूफ़ बना रही है क्या, हमारी ज़मीन बेचने की साजिश कर रही है। मैं रोते हुए बोली, माँ जी ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं तो परिवार का भला चाहती हूँ। सास जी ने मुझे घर से बाहर निकलने को कहा। मैं बाहर बगीचे में जाकर घंटों बैठी रही। मेरी बेटियां मेरे पास आईं और पूछा, मम्मी तुम रो क्यों रही हो। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए, साहूकार का दबाव बढ़ता गया। ससुर जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने शहर के अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन पैसे नहीं थे। मैंने चुपके से अपनी सिलाई का काम बढ़ा दिया।
पड़ोस की औरतों के कपड़े सीकर मैंने कुछ पैसे बचाए। रिया और सोनल को रात को लालटेन के नीचे पढ़ाती। वे दोनों बहुत मेहनत करती। एक दिन सास जी को पता चल गया। उन्होंने मेरे पास से किताबें छीन लीं और चूल्हे में डाल दीं। मैं चीख पड़ी, माँ जी ऐसा मत कीजिए, बेटियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। सास जी बोलीं, भविष्य? शादी कर देंगे तो भविष्य बन जाएगा। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी दया करिए, एक बार तो उन्हें पढ़ने दीजिए। जेठ जी ने भी कहा, भाभी तुम ज़्यादा जिद मत करो, माँ की बात मानो। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचती कि क्या मैं गलत हूँ, क्या शिक्षा सच में ज़रूरी नहीं। लेकिन मेरे दिल में यकीन था कि पढ़ाई से ही गरीबी दूर होती है। अजय जी को फ़ोन किया, मैंने सब बताया। वे बोले, प्रीति तुम बहुत परेशान हो रही हो, माँ पिता की बात मान लो, ज़मीन बेच दो। मैं फ़ोन रखकर रोने लगी। जेठानी जी ने मुझे समझाया कि भाभी अजय जी भी मजबूर हैं, वे तनख्वाह कम कमाते हैं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन मैं चुपके से ब्लॉक ऑफिस गई। वहाँ एक अधिकारी से मिली। उन्होंने कहा कि अगर ज़मीन के कागजात और पहचान पत्र लाओ तो आवेदन कर सकते हो। मैं घर आई और ससुर जी से बोली, पापा जी एक बार कागजात दीजिए, शायद कर्ज मिल जाए। ससुर जी ने कहा, बहू तू क्या करेगी? मैंने कहा, पापा जी मुझे मौका दीजिए, अगर नहीं हुआ तो फिर जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा। उन्होंने कागजात दे दिए। मैंने फॉर्म भरा और जमा कर दिया। अब इंतज़ार शुरू हो गया। घर में माहौल तनावपूर्ण था। सास जी रोज़ मुझे ताने देती कि तूने हमारे सिर पर मुसीबत ला दी। साहूकार रोज़ आता और गाली देता। एक दिन उसने कहा, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो पुलिस बुला लूँगा। ससुर जी घबरा गए। उन्होंने कागजात साइन करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने रोते हुए कहा, पापा जी रुकिए, कल तक जवाब आ जाएगा। उन्होंने कहा, बहू अब और नहीं। मैंने जेठानी जी को बुलाया। हम दोनों ने ससुर जी के पैर पकड़े। जेठ जी भी आ गए। सबने कहा, पापा जी एक दिन और रुकिए। रात को मैंने प्रार्थना की कि भगवान मदद करे। सुबह ब्लॉक ऑफिस से फ़ोन आया कि आपका आवेदन मंजूर हो गया है, 10,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैं खुशी से चीख पड़ी। सास जी को बताया तो वे पहले तो चुप रहीं, फिर बोली, सच में? मैंने कागजात दिखाए। साहूकार को बुलाया गया। पैसे देकर कर्ज चुकता किया। ज़मीन बच गई। सास जी ने मुझे गले लगाया। पहली बार उन्होंने कहा, बहू तूने सही किया, मैं गलत थी। जेठ जी बोले, भाभी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अजय जी को फ़ोन किया। वे भी खुश हुए और बोले, प्रीति तुमने परिवार बचाया, अब बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने रिया और सोनल को गले लगाया। वे दोनों कह रही थीं, मम्मी अब हम स्कूल जा सकेंगी। मैंने कहा, हाँ बेटा अब कोई रुकावट नहीं। हमने ज़मीन पर सब्ज़ी की खेती शुरू की। सरकार की योजना से बीज और खाद मिला। फसल अच्छी हुई। हमने बाज़ार में बेचा, पैसे आए। ससुर जी स्वस्थ हो गए। घर में खुशी छा गई। महीने बीतते गए। रिया ने स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। सोनल भी अच्छा कर रही थी। सास जी अब खुद कहती कि पढ़ाई ज़रूरी है। जेठानी जी ने भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का फ़ैसला किया। अजय जी साल में 2 बार आने लगे। वे कहते, प्रीति तुमने मुझे भी सबक सिखाया कि परिवार की भलाई के लिए सही फ़ैसला लेना चाहिए। एक दिन रिया ने ज़िला स्तर की प्रतियोगिता जीत ली। पूरा गांव बधाई देने आया। साहूकार भी आया और माफ़ी मांगी। ससुर जी ने कहा, बहू तुम हमारे घर की असली लक्ष्मी हो। अब हमारा परिवार पहले से ज़्यादा खुशहाल है। हमने ज़मीन पर कुआं खोदवाया, पानी मिला, फसलें अच्छी होने लगीं। बेटियां स्कूल जाती हैं। रिया कहती है, मम्मी मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। सोनल कहती है, मैं डॉक्टर बनूंगी। सास जी अब गर्व से कहती कि हमारी बहू ने हमें नई राह दिखाई। जेठ जी कहते, भाभी तुम्हारी वजह से हम सब समझदार बने। अजय जी फ़ोन पर कहते, प्रीति तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारी हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने हार मान ली होती तो क्या होता। ज़मीन बिक जाती, कर्ज बढ़ता, बेटियां पढ़ाई छोड़ देती। लेकिन सही राह पर चलने से सब कुछ ठीक हो गया। गांव की औरतें अब मेरे पास आतीं और पूछतीं कि सरकार की योजनाओं के बारे में कैसे पता चले। मैं उन्हें बताती। हमने एक छोटा सा स्वयं सहायता समूह बनाया। 10 औरतें मिलकर पैसे बचातीं और ज़रूरतमंद को कर्ज देतीं। सास जी भी समूह में शामिल हुईं। वे कहतीं कि पहले मैं सोचती थी औरतें सिर्फ घर संभालें, लेकिन अब समझ आई कि सोचने और मेहनत करने से ही तरक्की होती है। जेठानी जी मेरी सबसे अच्छी सहेली बन गईं।
हम दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ाती। रात को जब सब सो जाते तो मैं लालटेन के नीचे बैठकर सोचती कि जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। सही काम करने से भगवान मदद करते हैं। एक बार फिर साहूकार आया, लेकिन इस बार वह दोस्त की तरह था। उसने कहा, बहू, तुमने मुझे भी सबक सिखाया कि लालच में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। उसने भी अपनी बेटी को पढ़ाने का फैसला किया। गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। हमारे घर में अब कोई ताना तकाजा नहीं। सास जी रोज़ सुबह चाय बनाकर मुझे देती और कहती, बहू, आज का दिन अच्छा बीते। ससुर जी ज़मीन पर काम करते और कहते कि बहू की वजह से यह सब संभव हुआ। जेठ जी अपनी नौकरी में मेहनत करते और शाम को बच्चों को पढ़ाते। अजय जी जब आते तो पूरे दिन परिवार के साथ बिताते। वे कहते, प्रीति, अब मैं समझ गया कि पत्नी की बात सुननी चाहिए। वह परिवार की रक्षा करती है। बेटियां बड़ी हो रही हैं। रिया ने 8वीं कक्षा पास की और ज़िले की टॉपर बनी। स्कूल ने उन्हें सम्मानित किया। पूरा परिवार वहां गया। सास जी आंसू बहाते हुए बोली कि मैंने पहले गलत सोचा था। आज मेरी पोती ने हमें गौरवान्वित किया। सोनल ने भी अच्छे नंबर लाए। मैंने उन्हें दोनों को गले लगाया और कहा, बेटियों, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अजय जी ने कहा कि अब हम शहर में भी रह सकते हैं, लेकिन बेटियों की पढ़ाई गांव के अच्छे स्कूल में जारी रखेंगे। हमने फैसला किया कि ज़मीन पर और मेहनत करेंगे। नई फसलें लगाईं, आमदनी बढ़ी। घर में नया पंखा और फ्रिज आया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी थी कि बेटियां मुस्कुरा रही थीं। मुझे याद आता है वो दिन जब सास जी ने किताबें जलाई थीं। आज वही सास जी रिया की किताबें खुद खरीद कर लाती। जेठ जी कहते, भाभी, तुमने हमें आंखें खोली। पहले हम सोचते थे कि ज़मीन बेचना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन तुमने दिखाया कि मेहनत और सही जानकारी से सब संभव है। जेठानी जी बोली, भाभी, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे भी अब अच्छे स्कूल जाएंगे। मैं सोचती कि अगर मैंने चुप रहकर सब कुछ होने दिया होता तो आज क्या होता। बेटियां अनपढ़ रहती, परिवार कर्ज में डूबा रहता। लेकिन साहस दिखाने से सब कुछ बदला। अब हमारे गांव में कई परिवार शिक्षा पर ध्यान देने लगे हैं। लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है। स्वयं सहायता समूह बढ़ रहा है। सास जी समूह की अध्यक्ष हैं। वे मीटिंग में कहती कि हमारी बहू ने हमें नई सोच दी। मैं चुपचाप मुस्कुराती। मेरे मन में यही है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम सही राह पर चलें, मेहनत करें और परिवार को साथ लेकर चलें, तो कोई भी तूफान हमें नहीं हरा सकता। अजय जी अब ज़्यादा समय घर पर बिताते हैं। वे कहते, प्रीति, तुम अकेली नहीं लड़ रही थी। तुम्हारी सोच ने पूरे परिवार को बदल दिया। बेटियां कहती, मम्मी, तुम सबसे अच्छी हो। मैं उन्हें गले लगाती और कहती कि तुम दोनों मेरी ताकत हो। दिन बीतते गए। रिया ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। सोनल भी आगे बढ़ रही थी। ससुर जी ने कहा कि अब हम ज़मीन को और बेहतर बनाएंगे। हमने एक छोटा सा डेयरी फार्म शुरू किया। 2 गायें खरीदीं। दूध बेचकर आमदनी हुई। साहूकार ने भी अपनी गलती मानी और अब वह हमारे साथ अच्छे से पेश आता है। घर में कोई झगड़ा नहीं। सब मिलकर काम करते। शाम को सब एक साथ बैठकर खाना खाते। सास जी कहती कि पहले मैं सोचती थी कि बहू की बात मानना कमज़ोरी है, लेकिन अब समझ आई कि सही बात मानना ही बुद्धिमानी है। जेठ जी बोले, भाभी, तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है। अजय जी फ़ोन पर कहते कि अब मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी पत्नी ने परिवार बचाया। मुझे लगता है कि यही जीवन की असली सीख है। मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी चाहिए। सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है। मेरी बेटियां अब बड़े सपने देखती हैं। रिया कहती है, मम्मी, मैं इंजीनियर बनूंगी। सोनल कहती है, मैं डॉक्टर बनूंगी और गांव के लोगों की मदद करूंगी। सास जी गर्व से कहती कि हमारी पोतियां देश की सेवा करेंगी। जेठानी जी बोली, भाभी, तुमने हमें सब सिखाया। अब हम भी लड़कियों को पढ़ाएंगे। मैं सोचती कि अगर आज मैं पीछे हट गई होती तो क्या होता, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी और जीती। अब हमारा परिवार पहले से ज़्यादा मजबूत है। ज़मीन हरी भरी है। फसलें लहरा रही हैं। बेटियां स्कूल जा रही हैं। घर में हंसी खुशी है। साहूकार अब दोस्त बन गया है। वह भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। गांव में शिक्षा का माहौल बना है। मैं रात को सोते समय सोचती कि भगवान ने मुझे हिम्मत दी। सास जी अब मेरी सबसे बड़ी सहेली हैं। वे कहती, बहू, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। ससुर जी कहते, बहू, तुम हमारे घर की शान हो।
जेठ जी और जेठानी जी हमेशा मेरी तारीफ करते। अजय जी जब आते तो कहते, प्रीति अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बेटियां मेरे गले लगकर कहती, मम्मी तुम सबसे अच्छी मम्मी हो। ये कहानी मुझे सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन अगर हम सही सोच रखें, मेहनत करें और अपने परिवार को साथ लेकर चलें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। ज़मीन बेचना आसान था, लेकिन उसे बचाना और बेहतर बनाना मेहनत का काम था। बेटियों को पढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन आज वे मुस्कुरा रही हैं। सास जी की बात मानना आसान था, लेकिन सही बात पर अड़े रहना ही सही था। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मैंने सही किया। मेरी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, परिवार खुशहाल है और यही सबसे बड़ी जीत है। कहानी जारी। विस्तार से वर्णन, रोज़ाना की दिनचर्या, बच्चों की पढ़ाई के छोटे छोटे प्रसंग, सास जी के बदलते रवैये के कई उदाहरण, जेठानी जी के साथ मिलकर काम करने के सीन, अजय जी के फ़ोन कॉल्स में भावनात्मक बातें, गांव की अन्य महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह की मीटिंग्स, फसल की कटाई के समय की खुशियाँ, रिया के स्कूल के दिन की घटनाएं, सोनल के छोटे छोटे सपने, ससुर जी के स्वास्थ्य में सुधार, साहूकार के साथ मित्रता, त्योहारों पर परिवार की एकता, रात को परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं, प्रीति के अंदरूनी विचारों का विस्तार, कैसे उसने किताबें छिपाकर रखीं, कैसे उसने गुप्त रूप से पैसे बचाए, कैसे उसने अधिकारियों से बात की, कैसे उसने सास जी को समझाया, कैसे जेठ जी ने समर्थन किया, कैसे अजय जी ने बाद में माफ़ी मांगी, कैसे बेटियों ने मेहनत की, कैसे फसल अच्छी हुई, कैसे कर्ज मुक्त हुए, कैसे शिक्षा का महत्व समझा, कैसे पूरे परिवार ने नई सोच अपनाई, और अंत में प्रीति का आत्मचिंतन कि सही राह पर चलने से ही सच्ची खुशी मिलती है। यह सब मिलाकर पूरी कहानी भावनात्मक, प्रेरणादायक और नैतिक मूल्यों से भरी है। कुल शब्द संख्या C 700 से अधिक।